नहीं, वक्त के हिसाब से काफ़ी चीज़ें गारमेंट इंडस्ट्री में चेंज हुई हैं। जो स्टिचिंग मशीनें हैं उनकी क्वालिटी काफ़ी अपग्रेड हुई है। कुछ स्पेशल फंक्शन मशीनें आई हैं जैसे पॉकेट बेल्टिंग है और फ्लैग मशीन्स हैं, वो काफ़ी हैं, फिनिशिंग यूनिट्स हैं, वो काफ़ी अपग्रेड हुई हैं। तो उस वक्त की वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। इस कारीगर तो स्टिचिंग के लिए तो आज भी कारीगरी काम करते हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी की मशीनें होने के कारण उनकी प्रोडक्टिविटी 50% के करीब इन्हांस। जो भी टेक्सटाइल कंपनीज हैं ये बोलती हैं कि 2-3 क्वार्टर से हमें डिमांड नहीं दिख रही है एंड हेंस इनके रिजल्ट्स भी कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं आए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। बट अगर मैं रिटेल कैटेगरी में देखूँ जैसे आपका हो गया, आदित्य बिरला, शॉपर्स स्टॉप, इनकी डिमांड ग्रो हो रही है, उनका टॉप लाइन ग्रो हो रहा है। तो ये डिस्क्रिपेंसी किस चीज़ की है? जीवन में कोई भी बिजनेस खराब नहीं है, कोई भी बिजनेस इतना छोटा नहीं होता। आपको जहाँ भी स्कोप है आप उस काम को स्टार्ट करो। जब आप पूरी मेहनत से और लगन से किसी भी काम को करते हैं तो उतार चढ़ाव जरूर आते हैं, लेकिन आपको कुछ टाइम बाद सक्सेस मिलेगी। Hi everyone, today we have with us promoter and founder of India's leading apparel brand. Having presence across India via their 500 plus retail store, if you go shopping, you would come across one of their retail outlets. So it gives me immense pleasure to welcome Mr. Vijay Bansal, Chairman and MD at Cantable Retail India Limited. Thank you for joining us today, sir. Today we will be discussing about ins and outs of India's retail fashion industry and what does it take to make a brand like Cantable. So पहले आपके बिजनेस से डिस्कस करने से पहले हम आपकी जर्नी जानना चाहते हैं। जैसे आपने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एजुकेशन ली, फिर आपने अपना फैमिली ओन्ड बिजनेस जो एफएमसीजी में था वो ज्वाइन किया एंड देन आपने कैंटेबल खोला। तो एफएमसीजी और फैशन इंडस्ट्री बहुत ही डिफरेंट है, कैसे आपको आइडिया है कि आपको कैंटेबल जैसा एक ब्रांड बनाना है? जैसे 1979 में मैंने जब बीकॉम किया तो मेरा जो फैमिली बिजनेस था वही ज्वाइन किया। वैसे तो बचपन से शॉप पर जाते रहते थे, लेकिन फिर कम्प्लीटली आदमी एजुकेशन के बाद एक किस्म का फाइनल बिजनेस ज्वाइन करता है, तो मैं ज्वाइन किया। तो उस टाइम हमारा एजेंसी बिजनेस था, जैसे कोलगेट, अमूल, निरमा, इस तरह से उन बिजनेस को फिर मैं भी आ गया। तो उसके बाद उस काफ़ी उसको बढ़ाया हमने, और कुछ टाइम बाद हमारा हरियाणा के अंदर एजेंसी बिजनेस काफ़ी नोन हो गया। और उसके बाद फिर मैं 1986 में मैंने दिल्ली शिफ्ट किया और आकर मैंने अपना गारमेंट का एसेसरीज का बिजनेस स्टार्ट किया। उसमें भी पहले हमने जिप हैं जो उसका किया और उसके बाद फिर बटन्स का, पॉलिस्टर बटन का, जो कि पॉलिस्टर बटन उन दिनों में पहले इंपोर्ट होता था ताइवान से, और पॉलिस्टर बटन इंडिया में बनता ही नहीं था। तो वो यहाँ से फिर उसकी मेरी डिस्ट्रीब्यूशन ली, तो उसका काम मैंने किया। तो इस तरह से कुछ ही टाइम बाद मेरा गारमेंट एसेसरीज बिजनेस इंडिया में फर्स्ट और 1-2 लोगों के अंदर मेरी ट्रेडिंग थी, और काफ़ी अच्छा बिजनेस किया। तो एसेसरीज के साथ फिर मैं गारमेंट के लोगों के टच में आया। तो फिर मैंने 2000 के अंदर गारमेंट बिजनेस को स्टार्ट किया। मेरे को बिजनेस काफ़ी अट्रैक्टिव और चार्मिंग लगता था ये लाइन, तो इसलिए मैं इस लाइन में आया। तो 2000 में फिर मैंने कैंटाबल ब्रांड को बनाया और उसका फर्स्ट शोरूम हमने रजौरी गार्डन के अंदर ओपन किया। स्टार्टिंग में मतलब मेरे को फिर मैंने एमबीओ पे स्टार्ट किया। एमबीओ पे कोई खास अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो मैंने एबीओ खोलने चालू किए। एबीओ के अंदर मेरे को काफ़ी ठीक अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो मैंने उनको खोलता चला गया। तो इस तरह से फिर 2007 के अंदर मैंने लेडीज़ ब्रांड को इंट्रोड्यूस किया। वो स्टार्टिंग में तो कभी था, तो धीरे धीरे चलता है। तो फिर आगे चलकर 2012 के अंदर रिटेल के अंदर थोड़ा मंदी आई हिंदुस्तान में काफ़ी, उसमें काफ़ी रिटेल्स के ब्रांड बंद भी हुए। तो कुछ कंपनियां बहुत ही सर्वाइवल मुश्किल से कर पाई, लेकिन हमने अपनी चीज़ों को वक्त के अनुसार समझा कि हमने क्या गलतियां की हैं। मेरे को भी 3 साल के अंदर 70 करोड़ के करीब लॉस हुआ हुआ उन दिनों में। तो लेकिन उस दिन कैंटाबल के 300 स्टोर थे और एक हमारा लाफेंसो ब्रांड होता था, 200 स्टोर उस ब्रांड के थे। तो उसको तो हमने कम्प्लीटली ही बंद कर दिया, और जो कैंटाबल के नॉन वाइबल शोरूम थे वो 150 शोरूम हमने बंद कर दिए। तो इस तरह से जो 150 वाइबल शोरूम थे वही रखे। और मेरे पास इतनी इन्वेंट्री थी कि जैसे, क्योंकि
मेरा प्रोग्राम था कि मैं अगले 1 साल में और 100 शोरूम ओपन करूँगा, लेकिन वो बंद करने पड़े तो मेरे पास 1 साल की इन्वेंट्री पाइल अप होगी। तो फिर हमने सोचा कि अब हम क्या करें? तो उसके लिए फिर मैंने ये सोचा कि कुछ हमें नया स्टॉक बनाना पड़ेगा, क्योंकि नया पुराना मिक्स करके सेल हो जाएगा। तो उस तरह से हमने 20% स्टॉक फ्रेश बनाना चालू किया। तो उसके अंदर हम, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं थी, हम काफ़ी चूज़ी हो गए, जो भी सिलेक्शन करते थे उसको काफ़ी ध्यान से करने लगे। पहले हाई डिस्काउंट में बेचने की वजह से भी हम इतना केयरलेस थे, थोड़ा सा इतना ध्यान नहीं देते थे। बाद में इन चीज़ों के ऊपर फोकस किया, प्रोडक्ट के ऊपर फोकस किया और कस्टमर के शॉपिंग एक्सपीरियंस पे फोकस किया, विजुअल के ऊपर फोकस किया। तो हमने चीज़ों को काफ़ी अपग्रेड किया और वहाँ से हमें फिर सक्सेस मिलनी चालू हो गई। थैंक यू सर। 2010 में आप आईपीओ के साथ आए एंड 2013 के अराउंड, जैसे आपने बताया, आपका फाइनेंशियली काफ़ी हिट हुई कंपनी, और बट आपने इससे सीखा। 300 स्टोर से पहले आपने 150 स्टोर्स बंद किए अराउंड 2013, बट आज वो 500 प्लस स्टोर्स है। सो द स्टोरी इन इटसेल्फ इज वेरी इंस्पायरिंग। सर, क्या आपने 2000 में दिल्ली से स्टार्ट किया था, रजौरी गार्डन से, जैसे आपने बताया, तो आपका फर्स्ट प्रोडक्ट क्या था? एंड टुडे यू हैव मल्टीपल प्रोडक्ट्स, जैसे आप एथनिक वेयर में भी हैं, कैजुअल वेयर में भी हैं, ये तो सेगमेंट्स हो गई, एंड उसके बाद आप मेंस वेयर भी कर रहे हैं, लेडीज वेयर भी कर रहे हैं। तो आप आज कितने प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उस टाइम आपने किस प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था? स्टार्टिंग में तो मैंने कैजुअल पैंट और कैजुअल शर्ट से स्टार्ट किया था। तो उस टाइम कैंटाबिल के अंदर इतनी बड़ी प्रोडक्ट रेंज नहीं थी। तो मैंने स्पोर्टिंग के रूम में, ताकि शोरूम के एक्सपेंसेस की वायबिलिटी आ जाए, उसके लिए मैंने वैन हुसैन की शर्टें भी रखी और दूसरे ब्रांड्स को भी रखा। स्टार्टिंग में तो एज ए एमबीओ चलाया मैंने। जब मेरी वायबिलिटी बन गई स्टोर की, तो फिर मैंने धीरे धीरे, जैसे फॉर्मल शर्ट्स में वैन हुसैन को स्टोर से हटा के कैंटाबिल ने फॉर्मल शर्ट बनानी चालू कर दी, फिर फॉर्मल ट्राउजर बनानी चालू कर दी। इस तरह से हम धीरे धीरे कंप्लीट रेंज को बनाते चले गए और उनको उठाते चले गए, जब तक मेरे शोरूम भी बढ़ चुके थे। जैसे मैंने उसके बाद अजमल खान रोड, कनाट प्लेस, जीके, साउथ एक्स, इन मार्केटों में भी शोरूम खोल लिए थे। तो हमारी उतनी प्रोडक्शन बनाने की भी कैपेसिटी बन गई थी कि हमने फिर सारे दूसरे प्रोडक्ट बनाने चालू कर दिए। सर, व्यूअर्स के लिए एमबीओ और एबीओ में क्या फर्क होता है? जैसे आपने एमबीओ से स्टार्ट एमबीओ किया था। तो है मल्टी ब्रांड आउटलेट। उसमें क्या कि जो शॉपकीपर है वो सभी ब्रांड्स के कपड़े मिक्स बेचता है। हाँ जी। एबीओ क्या है? एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट। एक्सक्लूसिव में वो कंपनी के हैं या फ्रेंचाइजी शोरूम है। हाँ तो जी। जो फ्रेंचाइजी है वो भी कैंटाबिल की ही ओनली गारमेंट रखेगा, और जो कंपनी का ओन शोरूम है वो भी। हाँ जी, ठीक है। अभी कैंटाबिल सिर्फ ईबीओ में है। अभी कैंटाबिल अपना एबीओ के अंदर है, हमारा कोई भी एमबीओ नहीं है। सर, जैसे अभी आपके बहुत सारे एसकेयूज हैं, स्टॉक कीपिंग यूनिट्स बहुत सारे होंगे, तो सर आप ये प्रोडक्शन लाइंस की मेंटेन कैसे होती है? जैसे एथनिक वेयर भी प्रोड्यूस कर रहे हो आप, कैजुअल वेयर भी करते हो, इसकी प्रोडक्शन लाइन एक्चुअली चलती कैसे आपके ऐसे मैन्युफैक्चरिंग क्या प्लांट है कि में? हमारी हर कैटेगरी का एक कैटेगरी हेड है, उसके नीचे उसकी डिजाइनर है, उसका असिस्टेंट है, क्यूए है, क्यूसी है, क्वालिटी टीम है। तो वो एक चैनल है, हर आदमी अपने डिपार्टमेंट वाइज काम करता है। जैसे मेरा शर्ट के लिए एक कैटेगरी हेड है, एक आदमी मेरा फॉर्मल सूट, ब्लेजर, वेस्ट कोट, फॉर्मल पैंट के कैटेगरी हेड है। एक मेरा शर्ट का है जो फॉर्मल और कैजुअल शर्ट देखता है। एक आदमी मेरा नीड्स डिवीजन का है, जैसे टी शर्ट है, स्वेट शर्ट है, जैकेट्स हैं, वूलन है, उस कैटेगरी को देखता है। एक आदमी लेडीज को देखता है, एक आदमी किड्स को देखता है। इस तरह से एक आदमी एक्सेसरीज को देखता है। तो इस तरह से हर हर कैटेगरी के अलग अलग से कैटेगरी ऐड हैं जो उसको लुक आफ्टर करते हैं, और उसकी पूरी टीम है उनके अंडर। तो वो चीज़ों को, सीजन की जितने भी इंडिया में ब्रांड हैं, नेशनल ब्रांड हैं, इंटरनेशनल ब्रांड हैं, उनको फिजिकली भी विजिट करते हैं और ऑनलाइन भी विजिट करते हैं। और उसके अकॉर्डिंगली कंपनी का एक अपने कैंटाबिल का क्या टेस्ट है कस्टमर का, उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट को डेवलप करके कस्टमर को देते हैं। सर, जैसे आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तो एक है अभी बहादुरगढ़ में, हरियाणा में, बट आप सप्लाई पूरे स्टोर्स को करते हो, जो कि आपके 500 स्टोर्स हैं इंडिया में। तो कैन यू एक्सप्लेन द सप्लाई चेन एंड टू एंड कैसे काम करता है? जैसे आप रॉ मटेरियल कैसे सोर्स करते हो एंड फिर अल्टीमेटली वो शोरूम्स तक कैसे जाता है, ये पूरी सप्लाई चेन। अभी हमारा बहादुरगढ़ के अंदर 3 एकड़ के अंदर 2 लाख स्क्वायर फीट एरिया में फैक्ट्री है, बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट है। तो उसके अंदर हम फॉर्मल सूट,
ब्लेजर, वेस्ट कोट, फॉर्मल ट्राउजर और फॉर्मल शर्ट और कैजुअल पैंट बनाते हैं। हाँ जी, इस तरह से हम 1.25 पीस महीने में प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। और बाकी हमारी ये 1/3 प्रोडक्शन तो इन हाउस है और 1/3 प्रोडक्शन हमारे डेडिकेटेड यूनिट्स और फैब्रिकेटर के थ्रू है। जैसे मेरी कैजुअल शर्ट्स हैं तो उसकी एक डेडिकेटेड यूनिट है जो कैंटामिल के लिए ओनली काम करता है। उसको हम अपने पैटर्न्स और अपनी फैब्रिक देते हैं, डिजाइनर्स वो आपके उसको फैब्रिकेट करता है हमारे डिजाइन के अकॉर्डिंग। डिजाइनर्स आपके इन हाउस रहते हैं। डिजाइनर हमारे इन हाउस। ठीक है। तो इसी तरह से एक यूनिट है जो मेरे लिए डेनिम बनाती है, तो उसको भी सेम सिस्टम से काम होता है। और कुछ जैसे लेडीज है, किड्स की गारमेंट है, उसके लिए फैब्रिकेटर हैं। हाँ जी, और 1/3 हम आउटसोर्स करते हैं, जैसे टी शर्ट और विंटर के अंदर फिर हमारा स्वेट शर्ट, वूलन जैकेट और एसेसरीज जैसे टाई, बेल्ट, सोक्स, हैंकी, अंडरगारमेंट, डीओ, परफ्यूम, लगेज वगैरह। ठीक है। सर जैसे आपने बोला कि आप 1/3 आउटसोर्स करते हो, आउटसोर्सिंग में यूजुअली क्या प्रॉब्लम आती है? अभी रिसेंटली एक इंस्टाग्राम पे ट्रेंड हो रही थी चीज, जिसमें एक यूजर ने एक ही ड्रेस की 2 फोटोज डाली थी। वो 2 डिफरेंट स्टोर्स में अवेलेबल थी, उनका डिजाइन सेम था, पैटर्न सेम था, फैब्रिक सेम था। इट्स जस्ट दैट वो 2 डिफरेंट ब्रांड से थी एंड उनकी प्राइसिंग में बहुत फर्क था। तो आप जब आउटसोर्स करते हो तो क्या आपको कभी ये प्रॉब्लम फेस हुई है कि आपका ही सेम प्रोडक्ट कोई और ब्रांड बेच रहा है विद डिफरेंट प्राइसिंग? और अगर ये प्रॉब्लम आई है तो कैसे आप इसको वैसे सॉल्व करते तो हो? हम अपने वेंडर से ये चीज़ें एग्रीमेंट के थ्रू लेते हैं लिखवा कर कि वो कोई भी उस हमारे डिज़ाइन को किसी दूसरे को सोल्ड आउट नहीं करेगा। हाँ जी, फिर भी कोई चीज़ मान लो मार्केट से उठ के कॉपी कभी हो भी जाती है तो कम से कम सेम सीजन में बना के कॉपी ऊपर नहीं आती, वो फिर नेक्स्ट सीजन में आती है। जब तक वो हमारे लिए ऑब्सोलीट हो जाती है तो इसलिए हो सकता है वो किसी भी ब्रांड के साथ हो सकता है, क्योंकि हर डिज़ाइन का कॉपीराइट नहीं होता। हाँ जी, तो कभी ऐसा हो भी सकता है थोड़ा, ठीक है। सर और जैसे किसी भी कंपनी में हो सकता है और किसी भी ब्रांड में हो सकता ठीक है, तो जैसे आप बोल रहे हो कि जो ये आप आउटसोर्स करते हो मैन्युफैक्चरर्स, ये एक ही टाइम पे मल्टीपल कंपनीज के लिए बना रहे होते हैं, तो इसमें डुप्लीकेसी का इशू थोड़ा आ सकता है। है। नहीं बना रहे होते हैं लेकिन जो डिज़ाइन किसी दूसरे ब्रांड के लिए बनता है हाँ जी, वो कंपनी हमें नहीं देगी और जो मेरा डिज़ाइन है वो उसको नहीं देगी। ठीक है। अगर वो ऐसा करेंगे तो उनसे कोई भी काम नहीं करेगा। ओके, गॉट इट। सर टेक्सटाइल एक बहुत ही ट्रेडिशनल बिजनेस माना जाता है। आज भी इंडिया की काफी सारी जो पॉपुलेशन है वो टेक्सटाइल पे डिपेंडेंट है फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो सर अभी जैसे यू हैव बीन इन द इंडस्ट्री फॉर 23 इयर्स, आपने क्या टेक्नोलॉजिकल चेंज देखा है? और अगर कोई टेक्नोलॉजी आई है, क्या उसने मैनुअल लेबर रिड्यूस की है या अभी भी मैनुअल लेबर का उतना ही काम रहता है? नहीं, वक्त के हिसाब से काफ़ी चीज़ें गारमेंट इंडस्ट्री में चेंज हुई हैं। जो स्टिचिंग मशीनें हैं उनकी क्वालिटी काफ़ी अपग्रेड हुई है। कुछ स्पेशल फंक्शन मशीनें आई हैं जैसे पॉकेट बेल्टिंग है और प्लेगिट मशीन्स हैं, वो काफ़ी हैं, फिनिशिंग यूनिट्स हैं, वो काफ़ी अपग्रेड हुई हैं। तो उस की वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। इस कारीगर तो स्टिचिंग के लिए तो आज भी कारीगरी काम करते हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी की मशीनें होने के कारण उनकी प्रोडक्टिविटी 50% के करीब इनहांस हुई है। सर इसमें जो रॉ मटेरियल है, जैसे आपने कहा कि आपने डिजाइन बनाया, डिजाइन बना के आपने या तो आउटसोर्स कर दिया या खुद बनाया, बट इस जो जो फैब्रिक आया वो आप कहाँ से रॉ मटेरियल सोर्स कर रहे हैं अभी? अभी इंडिया के जो बेस्ट मिल हैं जैसे वर्धमान है, अरविंद है, एनएसएल है, और भी जितनी बेस्ट मिल हैं और ट्रेडर्स भी हैं, और उनसे भी सोर्स करते हैं और कुछ हम चाइना से भी इंपोर्ट करते हैं। तो इस तरह से एक डिफरेंट वैरायटी है, हर मिल्स की अपनी एक अलग अलग से उसकी स्पेशलाइजेशन है जिसकी जिस फील्ड में है। जैसे कुछ लोग जो फॉर्मल्स के कपड़ों के लिए हैं, कुछ कैजुअल के हैं, कुछ ट्राउजर्स के हैं, तो डिफरेंट मिल से सोर्स करते हैं। सर जैसे चाइना में आपने कंसिस्टेंट पैटर्न देखा है या आप अभी अपनी रॉ मटेरियल की सोर्स रिड्यूस कर रहे हो चाइना से? जैसे चाइना अपना बहुत चीप प्रोडक्ट इंडिया में डंप करती है। अभी इंडिया का इंपोर्ट फ्रॉम चाइना रॉ मटेरियल्स में 50% ग्रोथ हुई है, एंड एट द सेम टाइम एंड चाइना से इंडिया मैनमेड और सिल्क के फाइबर्स लेती है, और इंडिया की कॉटन प्रोडक्शन 15 ईयर लो है। तो आप रॉ मटेरियल का कैसे प्लान कर रहे हो आगे? अभी हम अगर चाइना इंडिया से let's say- सिर्फ जो रेयन फैब्रिक्स हैं, जो सूट के फैब्रिक हैं, वो सब सिंथेटिक फैब्रिक हाँ हैं, जी, तो वही हम लेते हैं।
और बाकी तो नहीं लेते। ठीक है, अगर कल लेट्स से गवर्नमेंट एंटी डंपिंग ड्यूटी डाल देती है चाइना पे, तो आपके पास रॉ मटेरियल सोर्स का ऑल्टरनेटिव है? उसके लिए ऑल्टरनेटिव है, इंडिया भी आज बेस्ट प्रोडक्ट बना रही है, इंडिया की मिलें भी, लेकिन वो तो आज ऑप्शन है तो हम ले रहे हैं। अगर कल को नहीं भी रहेगी तो कोई ऐसी खास बात नहीं है कि उसकी वजह से प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। तो भी बनेगा। सर जैसे रॉ मटेरियल के लिए जितनी भी आपने मिल्स बताई, सर इन मिल्स के साथ क्या हो रहा है, या जो भी टेक्सटाइल कंपनीज हैं ये बोल रही हैं कि 2-3 क्वार्टर से हमें डिमांड नहीं दिख रही है, एंड हेंस इनके रिजल्ट्स भी कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं आए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। बट अगर मैं रिटेल कैटेगरी में देखूँ, जैसे आपका हो गया, आदित्य बिरला, शॉपर स्टॉप, इनकी डिमांड ग्रो हो रही है, इनका टॉप लाइन ग्रो हो रहा है, तो ये डिस्क्रिपेंसी किस चीज़ के लिए है? वैसे तो रिटेल के अंदर पिछले 2 साल से ही रिसेशन है ओवरऑल हर ब्रांड में, कुछ एक्सपेंशन की वजह से ग्रोथ्स हैं। एसएसजी सेम स्टोर ग्रोथ कम है, कोई भी कंपनी है उसकी रिटेल के अंदर नहीं आ रही, पिछले 2 साल से है तो बहुत कम है। तो वो इस वजह से, और नेशनली और इंटरनेशनली भी जब से यूक्रेन वार हुआ है तो फॉरेन कंट्री भी उससे, यूएस यूरोप भी इफेक्टिव हुआ है, तो उस वजह से वहाँ भी डिमांडें घटी है। तो फैब्रिक मिल का ओवरऑल सप्लाई चेन और प्रोडक्शन इफेक्टिव हुई है ड्यू टू इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक मार्केट। ओके सर। सर जैसे फिर आपने रॉ मटेरियल लिया, लेट्स से आपने रॉ मटेरियल फैब्रिक है, आपने अर्बन मिल से सोर्स किया, एंड फिर आपने डिजाइन किया, डिजाइन करके आपने यहाँ तो खुद प्रोड्यूस किया एंड यहाँ आपने आउटसोर्स कर दिया, उसके बाद सप्लाई चेन कैसे रहती है, आप अपने 500 स्टोर्स में कैसे पहुँचाते हो, लॉजिस्टिक्स क्या है, क्या जैसे- वेयर हाउसिंग एंड इन्वेंट्री मेंटेन हम करते हैं? फैब्रिक का ऑर्डर देते हैं, 2 से 3 मंथ में फैब्रिक इन हाउस होता है, आने के बाद वो फिर कट प्रोडक्शन में जाता है और 2 महीने प्रोडक्शन में, 1.5-2 महीने प्रोडक्शन में लगते हैं। इस तरह से ओवरऑल 5 महीने में हमें प्रोडक्ट फाइनली वेयर हाउस में इन होता है। तो उस प्रोडक्ट को फिर हम अपने, जो हमारी टीम है यहाँ पर बैक एंड में मर्चेंडाइजिंग टीम है, वो सारे स्टोर्स को, काफ़ी अच्छी बड़ी टीम है जो कैटेगरी वाइज देखती है कि किस स्टोर पर किस प्रोडक्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, वो उसको चेक करके उसका पीओ बनाते हैं, वो वेयर हाउस में बेचते हैं, फिर वेयर हाउस उसका माल निकाल के उसको डिस्पैच करता है और फिर वो स्टेशन पर पहुंचता है। आज हम मतलब हिंदुस्तान में 250 मतलब सिटीज में है, 20 स्टेट्स में। वेयर हाउसिंग आपकी कहाँ है? वेयर हाउस सेंट्रली हमारा दिल्ली एंड बहादुरगढ़ फैक्ट्री में। आपका पोर्टफोलियो बहुत डाइवर्सिफाइड है, जैसे आपने 2000 में मेंस था, 2007 में आप लेडीज वेयर में आए, एंड 2019 में किड्स, एंड अभी यू आर गोइंग इनटू एथलेटिक वेयर एंड फुटवेयर। तो सर इतना डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्यों? उससे क्या है कि जितनी बड़ी प्रोडक्ट रेंज होगी तो उससे हमारे स्टोर का साइज भी हम इंक्रीज कर रहे हैं। जब कस्टमर स्टोर पे आता है तो उसकी हमारी कोशिश ये है कि जो भी उसकी नीड्स है वो एक जगह से ही पूरी हो जाए, कि साथ में अगर आदमी लेने के लिए आया है, उसकी वाइफ आई है, बच्चा आया है, तो वो भी अपने अपने कपड़े ले फैमिली सकते स्टोर की हैं, तरह। क्योंकि सेम सेगमेंट है हाँ तो जी। उसको में फ्यूचर उसमें ब्राइट लगा, तो इसलिए हमने फिर मेंस वेयर, लेडीज वेयर, किड्स वेयर, उसके साथ एक्सेसरीज की भी काफ़ी बड़ी रेंज हमने इंट्रोड्यूस की है। तो उसमें भी हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, क्योंकि जो आदमी इम्पल्स बाइंग है वो साथ में आया हुआ जो प्रोडक्ट देखता है तो बाय कर लेता है। सर सिंस इतना डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, कभी आपने चैलेंज फेस किया हो इनको लेके कि बहुत ज़्यादा ही आपके यूनिट्स हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लगता मेरे को, हम तो ये ढूंढते हैं कि और क्या ऐड किया जा सकता है। ठीक है, तो फैमिली स्टोर की तरह ही एक दिन हाँ, आप कैंटरबेल को एज अ फैमिली अभी स्टोर आज बनाना फैमिली चाहते हैं? स्टोर ही है। ठीक है। आज कैंटाबिल जो खोल रही है, अब पहले कैंटाबिल का एवरेज साइज 1200 स्क्वायर फीट था, इस साल हमारा एवरेज साइज 1700 स्क्वायर फीट है, तो अब हम बड़े साइज के 2-2,500 स्क्वायर फीट के से कम का शोरूम कम ही खोल रहे हैं, जहाँ अगर लोकेशन अच्छी मिल जाती है तो कोशिश रहती है कि बड़े साइज का स्टोर ओपन करें। ठीक है। सर अभी आपके 500 प्लस स्टोर्स हैं, एंड अभी यू आर प्लानिंग टू एक्सपैंड इट टू 600 प्लस स्टोर्स इन नेक्स्ट ईयर, जैसे 70-80 स्टोर्स आप और लॉन्च कर रहे हैं। तो सर किसी भी कंपनी के पास रिटेल स्पेस में जाने के लिए 2 ऑप्शंस होते हैं स्टोर्स में, या तो कोको, दैट इज कंपनी ऑपरेटेड एंड कंपनी ओन्ड, वन इज फोफो, फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड एंड फ्रेंचाइजी ओन्ड। तो सर व्यूअर्स के लिए डिफरेंस समझाएंगे, इनमें क्या डिफरेंस होता है? जो कंपनी ऑपरेटेड शोरूम है वो सारा इन्वेस्टमेंट उस स्टोर के अंदर
कंपनी ही करती है, चाहे वो फर्नीचर के ऊपर पैसा लगता है या स्टॉक के ऊपर लगता है या लैंडलॉर्ड को सिक्योरिटी देनी पड़ती है, वो तीनों तरह की इन्वेस्टमेंट कंपनी की है। जो फ्रेंचाइजी मॉडल के अंदर क्या है कि हम जब फ्रेंचाइजी देते हैं तो फ्रेंचाइजी से एक सिक्योरिटी लेते हैं स्टॉक के अगेंस्ट, ठीक है। और उसको जो फर्नीचर पे इन्वेस्टमेंट होती है वो भी फ्रेंचाइजी की होती है, और जो सिक्योरिटी देनी पड़ती है लैंडलॉर्ड को वो भी वो देता है। इस तरह से 40-50 लाख रुपए की जो इन्वेस्टमेंट है वो फिर फ्रेंचाइजी की होती है। उस केस में 50 लाख रुपए की जो इन्वेस्टमेंट है वो कंपनी की होती है, लेकिन उसमें क्या है, उसमें कंपनी का मार्जिन भी ज़्यादा होता है, जो वो फ्रेंचाइजी को मार्जिन देता है वो मार्जिन कंपनी को बच जाता है। इस तरह से आज कंपनी के 75% शोरूम कंपनी ओन है और 25% शोरूम हमारे फ्रेंचाइजी स्टोर है। जनरली तो इंडस्ट्री में इसका रिवर्स होता है कि 25% कंपनी के मिलेंगे और 75% फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजी ऑपरेटर। सर ये जो अभी आप नए स्टोर्स खोलोगे इसमें रेशो सेम ही रहेगी? हाँ, यही सेम रेशो रहेगी फ्यूचर में भी। सर हाँ, अगर लेट्स से मुझे आज कैंटाबिल की फ्रेंचाइजी खोलनी है तो मेरे लिए क्या प्रोसेस रहता है इसका, एंड मेरे लिए मार्जिन वगैरह क्या इंसेंटिव होगा मेरे लिए कैंटाबिल की फ्रेंचाइजी खोलने के लिए? उसके लिए है कि आप जब हमारे पास कोई फ्रेंचाइजी कॉन्टेक्ट करता है कि मैं शोरूम खोलना चाहता हूँ, तो हमारी टीम है, जो हमारी बिजनेस डेवलपमेंट की टीम है, वो आदमी जाकर देखती है कि उसकी लोकेशन क्या है और उस शोरूम का साइज क्या है और वहाँ सेल आएगी या नहीं आएगी और कितने ब्रांड्स आसपास हैं। तो उन सारी चीज़ों का स्टडी करके उसके अप्रेजल रिपोर्ट बना के कंपनी में देते हैं। फिर जो ब्रांड हेड है वो उसको देखता है और फिर उसको हम अप्रूव करते हैं, अगर हमें ठीक लगता है तो वो उसको देते हैं। उसमें हम 28% कमीशन देते हैं फ्रेंचाइजी को और सारे एक्सपेंसेस फ्रेंचाइजी को होते हैं और स्टॉक के अगेंस्ट उससे कुछ होती है। ठीक है। सर जो अभी आप ये नए स्टोर्स खोल रहे हो 80 या 90 स्टोर्स एवरी ईयर जो आप ऐड करने का सोच रहे हो, ये किस बेसिस पे, आप लोकेशन किस बेसिस पे, क्योंकि अभी कैंटाबिल इज मोस्टली प्रेजेंट इन नॉर्थ एंड वेस्ट, इसमें ज़्यादा है कैंटाबिल का, तो जो आप नए स्टोर्स खोल रहे हो ये आपकी जोग्राफिकल लोकेशन क्या होगी इनकी? अभी क्या है कि हमारा 20 स्टेट्स के अंदर और 250 सिटी के अंदर आज हमारी प्रेजेंस है, क्योंकि कैंटाबिल दिल्ली से स्टार्ट हुआ था, तो इसलिए पहले स्टार्टिंग में हमने नॉर्दर्न इंडिया में ही शोरूम्स को ज़्यादा खोला। आज हमारा काफ़ी अच्छे से मतलब चाहे वो दिल्ली है, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और उधर जम्मू कश्मीर में भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, अभी हमने खोले हैं। इधर फिर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उधर फिर बंगाल, असम में भी हमारे स्टोर है। देखिए अभी हम 3 स्टेट्स में नहीं है, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला में। ठीक है। सर आपने जो भी आप ये एक्सपेंशन कर रहे हो, ये आपने बोला आप टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में करोगे, पर टीयर 2 और टीयर 3 में प्रॉब्लम क्या रहती है, अभी भी 75% मार्केट अनऑर्गेनाइज्ड है। जैसे टीयर 2 और टीयर 3 वाले लोग बोलेंगे कि ठीक है मैं अनब्रांडेड कपड़ा पहन लूंगा अगर मेरे को थोड़ा बहुत ही क्वालिटी का फर्क मिल रहा है, तो हम स्पेसिफिकली टीयर 2 और टीयर 3 में क्यों जा रहे हैं? रीजन क्या है नहीं, इसका? अब समय के अनुसार चीज़ें चेंज हुई हैं। पहले हम भी यही सोचते थे, जब हमने स्टार्टिंग के अंदर 1-2 स्टोर खोले तो फिर हमें पता चला, नहीं हम भी स्टार्टिंग में नहीं खोलते थे, कि अब यूथ के अंदर सोशल मीडिया के कारण काफ़ी ब्रांड के प्रति अवेयरनेस आई है और चीज़ें ऑर्गेनाइज सेक्टर बढ़ रहा है डे बाई डे, और वो एक अच्छे शोरूम से बाइंग करना चाहते हैं कि बच्चे भी एजुकेटेड हो गए हैं, नई जनरेशन में गैप आया है, तो भले वो आज अगर 30-40 हज़ार रुपये भी कमा रहा है तो अच्छी जगह से वो शॉपिंग करना चाहता है। ठीक है। सर जैसे रेंटल कॉस्ट इन स्टोर्स की बढ़ रही है टीयर 2 और टीयर 3, जैसे क्या एक अगर चंडीगढ़ में स्टोर खुला है और एक टीयर 2 सिटी में खुला है, इनकी सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी में कितना फर्क देखोगे आप अगर न्यू स्टोर्स खुले तो? अगर ऐसा है कि जो मेट्रोज में है, जैसे अगर दिल्ली की या चंडीगढ़ में बात करूं, बम्बे की बात करूं, तो वहाँ के रेंट हाई है, वहाँ की रेंट परसेंटेज हाई है। अगर मैं दिल्ली करूं तो कम से कम 20-25% पर मेरे को रेंट पर स्क्वायर फीट पड़ेगा, सेल के ऊपर पड़ेगा 20-25%। और जबकि मैं यही अगर 3 टियर टाउन में जाऊँ तो मेरे को 7-8% से या 10% से काम चल जाएगा, तो वहाँ पर रेंट परसेंटेज कम है और सेलें आजकल 3 टियर टाउन और 2 टियर में अच्छी हैं। 3 टियर टाउन में अब वो बात नहीं है, ज़्यादातर स्टोर हम इस टाइम 3 टियर में, ऐसा नहीं है कि कैंटाबिल के स्टोर
मेट्रोज में ही हैं, दिल्ली के अंदर भी हैं, बॉम्बे के अंदर भी हैं, कलकत्ता भी हैं, अहमदाबाद है, जयपुर है, लखनऊ है, हाँ जी। हर सिटीज में है। काफ़ी अच्छी उसमें है नंबर। सो चाहे टीयर 1 में चाहे रेंट ज्यादा है, पर टीयर 2 और टीयर 3 में रेंट कम होते हुए भी आप सेल्स की ज्यादा क्योंकि नहीं वहाँ पर कर। सेल से कवर हो जाता है। हाँ जी। मेट्रोज में ऐसे रेंट ज़्यादा है, वहाँ पर रेंट कम है तो थोड़ा सा सेल कम आ जाती है। ठीक है, तो तो मतलब कोई इक्वल कुछ ज्यादा फर्क नहीं रहता है। बल्कि उधर मार्जिन ज़्यादा ही है 3 टियर। ओके सर, ये जो आपके 500 स्टोर्स हैं, इनमें प्रॉफिटेबल कितने स्टोर्स होंगे और नॉन प्रॉफिटेबल कितने स्टोर्स होंगे? ऑलमोस्ट प्रॉफिटेबल ही है। अगर नॉन प्रॉफिटेबल शोरूम हो तो उसको हम कैरी नहीं करते, 1.5 साल तक 2 साल तक देखते हैं तो फिर उसको बंद कर देते हैं। इस तरह साल में 3-4 स्टोर हमारे इस वजह से बंद भी हो जाते हैं जो नॉन वाइबल हैं, और 3-4 स्टोर इसलिए भी बंद हो जाते हैं कि कोई मान लो रेंट कि हमारी आपस में एडजस्टमेंट नहीं हुई या उसकी रिन्यूअल आ गई, उस वजह से शिफ्ट करना पड़ता है। कई बार हमें अच्छी लोकेशन मिल जाती है, उससे कम रेंट में मिल जाती है, तो भी हम लोकेशन चेंज कर लेते हैं। सर जैसे सिंस इतने सारे एसकेयूज हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे होती है? जैसे कैंटेबल बहुत ज़्यादा नॉर्थ, जैसे मैंने बताया नॉर्थ और वेस्ट में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, तो नॉर्थ और वेस्ट में तो सीजनल चेंज भी बहुत ज़्यादा है, जैसे 6 मंथ्स समर्स रहेगा, 6 मंथ्स विंटर्स, तो आप इन्वेंट्री कैसे मैनेज करते हो इसकी? वो तो सीजन की प्लानिंग होती है कि जैसे विंटर की भी और समर की भी, वो पूरी हर कैटेगरी हेड अप अपनी अपनी क्वांटिटी की प्लानिंग करता है। सीजन में हमने लास्ट ईयर कितना सेल किया, हमारे कितने नए शोरूम ओपन हुए, उसकी सेल को सबके उसकी करके के कितनी टोटल सेल आएगी, उस प्लानिंग के हिसाब से फिर हम बाइंग करते हैं और प्रोडक्शन में प्रोडक्शन डालते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट तैयार होता है। ठीक है सर, कितने फ्रीक्वेंटली आप डिज़ाइंस और पैटर्न्स चेंज करते हो? जैसे अभी आजकल के ज़माने में तो 2-3 महीने में ही ट्रेंड चेंज हो जाता है, तो कितना फ्रीक्वेंटली आपका डिज़ाइन और एकदम न्यू स्टॉक आता है? गारमेंट के अंदर चीज़ें तो टाइमली चेंज होती रहती हैं, वो सारे समय के अनुसार कस्टमर का क्या ट्रेंड है वो हम इंटरनेशनली नेशनली चीज़ों को देखते रहते हैं और उसके अकॉर्डिंगली कस्टमर के टेस्ट के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बनाते हैं। और जब सेल करते हैं तो धीरे धीरे आइडिया आ जाता है, जब फैशन की चीज़ भी आता है तो उसके अकॉर्डिंगली ही फिर प्रोडक्ट इन सीजन की तैयार होती है। ठीक है सर, जैसे जब इंडियन फैशन रिटेल इंडस्ट्री की बात करते हैं, इसमें कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स होते हैं, स्पेसिफिक मैट्रिक्स होते हैं जो देखे जाते हैं, जैसे पीएसएफ, एएसपी, आपकी एवरेज बुक वैल्यू, और एसएसजी, सेम स्टोर सेल ग्रोथ। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए, कौन कौन से मैट्रिक्स ध्यान में रखना जैसे पर चाहिए? स्क्वायर फीट सेल है कि टोटल स्टोर कितने स्क्वायर फीट का है हाँ जी। और उसकी सेल कितनी है, उसको हम उससे डिवाइड कर देते हैं सेल को शोरूम के उससे, तो पर स्क्वायर फीट मेरी सेल कितने रुपए स्क्वायर फीट है, तो उससे हमें वो आइडिया आ जाता है। तो सर इसमें जैसे आप अब स्क्वायर फीट इंक्रीज कर रहे हो, जैसे आपने कहा आप इनर वेयर के बाद अब फुटवेयर में भी जा रहे हो, तो आपकी पर स्क्वायर फीट आप इंक्रीजिंग देख रहे हो या डिक्रीजिंग ट्रेंड में देख रहे इंक्रीज होगा, मतलब हो? अभी इस साल तो इंक्रीज नहीं हुआ क्योंकि थोड़ा रिसेशन था रिटेल के अंदर, बाकी तो पिछले 5-6 साल से इंक्रीज ही होता था, तो अभी इस साल नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है, आने वाले और अगले फाइनेंशियल ईयर में 24-25 में चीज़ें बेटर हो जाएंगी और कोई पर स्क्वायर फीट सेल बढ़ेगी। सर जो एसएसजी रहता है पैरामीटर, सेम स्टोर सेल ग्रोथ, इसमें आपका अभी इस क्वार्टर तो डिक्रीज हुआ है बाय 4%, तो हम क्यों नए स्टोर्स खोल रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि और इसका रीजन क्या है आज डिक्रीज का? अब कोई स्टोर लॉस में है, ऐसा नहीं है। वो रिसेशन है और हर ब्रांड्स में ही उस तरह की पोजीशन है, हमारी अकेले के साथ नहीं है। वो चीज़ें तो ठीक हो जाएंगी अगले साल, लेकिन आप अगले साल एकदम से चाहोगे मैं 200 स्टोर खोल लूँ तो नहीं खोल सकते, तो इसलिए हमने अपनी एक्सपेंशन को पोस्टपोन नहीं किया, उसको हम खोल रहे हैं। और चीज़ें तो जहाँ तेजी आती है तो वो मंदी भी आती है, ये तो चलता है बिजनेस का एक पार्ट है। सर एक मेट्रिक होता है एवरेज बिल वैल्यू, सिंस आप इंडस्ट्री में 23 ईयर से काम कर रहे हो एंड इंडिया हैज ग्रोन ट्रेमेंडसली इन 23 ईयर्स में, लोगों के प्रेफरेंसेस, लोगों की इनकम, सब कुछ चेंज हो गया है, तो आपने एवरेज बिल वैल्यू में कैसे फर्क देखा है लोगों में, और टीयर 1 और टीयर 3 में कितना डिफरेंस रहता है?
एवरेज बिल वैल्यू हमारी हर साल बढ़ रही है, इस साल भी जबकि रिसेशन के बावजूद भी बढ़ी है। हमारा जो बिल वैल्यू साइज है वो अच्छा है, और क्योंकि हमारी जो स्कीम्स हैं वो भी क्वांटिटी पे ही लगती हैं, जैसे बाय 3 गेट 5, बाय 2 गेट 1 फ्री, इस तरह की हम बंडल स्कीम लगाते हैं। उस वजह से हमारा टिकट साइज और बिल वैल्यू अच्छी रहती है। सर इन ऑफर से, जैसे अभी आपने ऑफर्स बोले, इन ऑफर्स का मेन पर्पस क्या होता है? हम वॉल्यूम्स पे ज्यादा ताकि फोकस, हम कस्टमर्स को अच्छी क्वांटिटी में सेल कर सकें। ठीक है, इसीलिए आपकी एवरेज बिल वैल्यू भी हाई रहती है। बढ़ाई रहती है। ठीक है सर। सर जैसे बहुत सारे रिटेल ब्रांड्स में क्या होता है कि सब ब्रांड्स भी होते हैं आगे। फॉर एग्जांपल आदित्य बिरला ग्रुप का है, इनका लुई फिलिप है, वैन ह्यूसेन है, एलन सॉली है। तो कैंटरबिल की क्या पोजीशनिंग है इसमें? नहीं, हमारा और कोई ब्रांड नहीं है, सिर्फ एक ही ब्रांड है कैंटाबिल, चाहे वो लेडीज हैं, किड्स हैं या एक्सेसरीज हैं, सबके अंदर कैंटाबिल ब्रांड है। तो एज सच इंटरनेशनली इंडिया के ब्रांड्स हैं नहीं इतने। जैसे आप आदित्य बिरला ग्रुप के भी लगा लीजिए, कैंटरबिल के भी लगा लीजिए। इंटरनेशनल प्रेजेंस क्यों नहीं हो पा रही है इंडियन स्टोर्स? क्या रीजन है इसके पीछे? क्या गवर्नमेंट की तरफ से पुश नहीं मिल रहा है या कैसे? अभी क्या है कि इंडिया में एक्चुअली तो कोई ज़्यादा ब्रांड नहीं है, हाँ जी। तो इसलिए उनको इंडियन रिटेल इंडस्ट्री थोड़ा सा टफ ही रही है स्टार्टिंग से, तो इसलिए ज़्यादा बार एक्सपोजर नहीं है। कुछ हैं थोड़े बहुत ब्रांड, दुबई वगैरह तो तक तो गए हैं, जैसे हमने भी काठमांडू में लास्ट टाइम शोरूम खुला है, अच्छा कर रहा है, और श्रीलंका से भी अभी इंक्वायरी थी, तो अगर फ्यूचर में कुछ ऐसी ऑप्शन आए तो हम भी आगे खोलेंगे। ऐसा नहीं है कि हमें बाहर नहीं खोलना, लेकिन जब इंडिया में अभी ग्रोथ मिल रही है तो हम ज़्यादा फोकस इंडिया के ऊपर ही। सर जैसे आई वाज जस्ट रीडिंग अबाउट इंडियाज टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्लोबल लेवल पे कैसा परफॉर्म करती है, तो बहुत इंटरेस्टिंगली इंडिया सिर्फ 3 कंट्रीज से बहुत ज़्यादा फियर्स कंपटीशन फेस करती है, विच इज़ बांग्लादेश, वियतनाम एंड चाइना। बट इंडिया का शेयर बढ़ नहीं पा रहा है, मार्केट शेयर। और इसका रीज़न है, जैसे यूएस और ईयू इन कंट्रीज से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करती है, बट चाइना, बांग्लादेश और वियतनाम इसीलिए ज़्यादा इंपोर्ट कर पा रही है क्योंकि इनका ईयू के पास इंपोर्ट फ्री एक्सेस है, बट इंडिया का नहीं है। अगर आप लेट्स से किसी ईयू कंट्री को इंडिया से इंपोर्ट कराना है कुछ, तो उसमें 12% इंपोर्ट, 12 या 10% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग एफटीए विद यूके के इंपोर्ट ड्यूटी हट जाए एंड इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को एक प्लेटफॉर्म मिले ईयू में एक्सपोर्ट करने का, बट अभी वो मटेरियलाइज नहीं हुई है टॉक्स। एंड इसी बात पे जैसे कुछ कंपनीज हैं अरविंद एंड रेमंड, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इथोपिया में सेटअप किया। इथोपिया को एक स्टेटस बोलते हैं एलडीसी, दैट इज लीस्ट डेवलप्ड कंट्री। जब आप उन कंट्रीज में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करते हो तो आपको फ्री एक्सेस मिल जाता है टू ईयू कंट्रीज। तो ये कंपनीज ये भी कर रही है। तो पॉइंट ये है कि इंडियन गवर्नमेंट को थोड़ा और पुश देना चाहिए क्योंकि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स में बहुत ज़्यादा स्कोप एंड पोटेंशियल है टू। सो अभी क्या है, जैसे बांग्लादेश के अंदर लेबर्स के रेट काफ़ी कम है, हाँ जी। तो इसलिए बांग्लादेश से काफ़ी कंपटीशन है, क्योंकि गारमेंट इंडस्ट्री लेबर ओरिएंटेड है, तो उसके अंदर उसकी कॉस्ट के अंदर लेबर का भी कॉस्ट का भी काफ़ी अच्छा पार्ट है, तो इसलिए इंडिया को बांग्लादेश से आज मैन्युफैक्चरिंग में टक्कर मिलती है और कम्पीट करता है वो। और दूसरा आज श्रीलंका में भी है, तो इस तरह से जो चाइना है, चाइना कपड़े में ज़्यादा बीट कर रहा है गारमेंट की बजाय, वो फैब्रिक उसका अच्छा एक्सपोजर है, गारमेंट में इतना नहीं है। और वियतनाम में भी इसी वजह से कि वहाँ भी कंपटीशन है वियतनाम का, तो इंटरनेशनली उसकी वजह ये भी है कि जैसे यूरोप वगैरह में कुछ कंट्रीज ने अपने वहाँ एपी दिया हुआ है, तो उस वजह से है। और इंडिया का भी उसके ऊपर मोदी जी का डिस्कशन चल रहा है, अगर वो चीज़ें शेप लेती हैं तो इंडिया का यूरोप से एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। हाँ जी। बट सर ये भी था कि जैसे अगर सब बोल रहे हैं कि अगर ये एफटीए हो जाता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो इंडिया ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएगी ईयू को। बट अगर हम देखें, जापान और इंडिया का एफटीए ऑलरेडी हो चुका है, बट जापान में उतनी इम्प्रूवमेंट नहीं आई है जापान के एक्सपोर्ट्स में, क्योंकि इंडिया का प्रोडक्ट प्रोफाइल काफ़ी डिफरेंट है, क्वालिटी में अभी भी लैग करता है। आपके क्या व्यूज़ हैं? डू यू थिंक इंडिया के प्रोडक्ट्स स्टिल लैग बिहाइंड क्वालिटी?
इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी इंडिया को फोकस करने की जरूरत है ग्लोबली कम्पीट करने के लिए? तो इंडिया की गारमेंट की ठीक है, और इंटरनेशनली इंडिया एक्सपोर्ट करता भी था। अगर हम पिछले टाइम्स की बात करें तो इंडिया का जब इंडिया की पॉलिसीज ठीक थी, बेनिफिट दिए हुए थे, तो यूएस यूरोप में बहुत इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है, रशिया में बहुत एक्सपोर्ट किया है। लेकिन जापान का ये तो हो सकता है कि कोई एक गारमेंट जो है कोई टेक्निकल या कोई उससे वो बना रहे होते स्पेशल, कुछ उनके होते हैं स्पेशल ट्रीटेड फैब्रिक वगैरह, वो अलग बात है। अदरवाइज इंडिया का कॉटन तो वर्ल्ड में अच्छा ही है। हाँ जी सर, आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस के बारे में बात करते हैं। आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस 1% से अभी 6% तक पहुंच चुकी है। 6% आपका टारगेट है बेसिकली, अभी 4.5 के अराउंड है। तो सर हम ज़्यादा स्टोर्स ओपन करने में क्यों फोकस कर रहे हैं एंड व्हाई आर वी नॉट फोकसिंग ऑन ऑनलाइन प्रेजेंस? क्योंकि आजकल की इतने सारे लोकल ब्रांड्स आ चुके हैं, होम ग्रोन ब्रांड्स आ गए हैं जो D2C डायरेक्ट टू कंज्यूमर के बेसिस पे सप्लाई कर रहे हैं। तो why Cantabile as a company not focusing more on online presence? हम सिर्फ स्टोर्स में ही क्यों जाना चाहते हैं? पहले तो हम ऑनलाइन ही करते थे। जब कोरोना आया तो उस टाइम हमें ऑनलाइन सेल की थोड़ा सा लगा के जरूरत है, तो हमने उस टाइम ध्यान किया। हमें लास्ट ईयर ऑनलाइन सेल स्टार्ट की थी। लास्ट ईयर हमारी सेल टर्नओवर का 3% थी, और इस साल हम 6% के आसपास सेल करेंगे टर्नओवर का। और हमारा टारगेट है कि हम इस साल हमारी सेल होगी 35 करोड़ के आसपास, और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम 50 करोड़ कर लेंगे। तो 10% ऑफ सेल मतलब ऑफ ई कॉमर्स का हमारा टारगेट है। और हम जो टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि आज इसकी कॉस्ट भी कम नहीं है। जो ऑनलाइन पर आम आदमी ये सोचता है कि प्रोडक्ट की रिटेल कॉस्ट कम है, आज वहाँ भी जो दूसरे जो चैनल हैं, जैसे जो मिंत्रा है या एजियो है, कोई भी है, तो उनकी आज रिटेल कॉस्ट अगर मैं सप्लाई का वो टोटल मिला दूँ तो 35% के करीब कॉस्ट आ जाती है, जबकि मेरी स्टोर पे 28% आती है। तो इस तरह से ऑनलाइन की रिटेल कॉस्ट भी ज़्यादा है। बट सर अगर हम देखें तो आप जब स्टोर से बेच रहे हो तो आपको रेंटल कॉस्ट भी इनकर करनी पड़ रही है। वो सब कॉस्ट मिला के मेरी मान लो 28 आई, तो ऑनलाइन की मेरी 35 आती है। स्टिल हाँ, जो ये चैनल पार्टनर हैं इनके कमीशन बड़ी जबरदस्त है। अच्छा सर, आप कौन कौन से पे लिस्टेड हो अभी? सारे हम सब पे हैं, ये जियो, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजोन। सर हमारी वेबसाइट प्रेजेंस है, जैसे डायरेक्टली वेबसाइट, तो हम वेबसाइट पे जैसे जब अगर आप वेबसाइट से भी कर रहे हैं, अभी उसमें ज़्यादा नहीं है। बाकी और साइट्स के भी कर रहे हैं। एजियो और मिंत्रा की अगर मैं बात ना करूं तो हमारी पोजीशन 3rd नंबर पे होगी अपनी साइट। सर फास्ट फैशन के बारे में बात करते हैं। जैसे मार्केट बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव हो गया है। पहले टाइम तक सिर्फ ज़ारा, H&M, शीन होता था, ऑल्दो इंडिया ने शीन को बैन कर दिया, बट अभी बहुत सारे जैसे रिलायंस अपना ब्रांड ले आया है। रिलायंस का ऑलरेडी ट्रेंड्स था, एंड टाटा का जो ज़ूडियो है वो भी बहुत अच्छे लेवल पे कर रहा है। तो ज़ारा का अगर हम सप्लाई चेन बोले, ज़ारा हर मंथ अपनी इन्वेंट्री चेंज करता है। उनके बहुत सारे डिज़ाइनर्स हैं जो सोशल इवेंट्स पे जाते हैं एंड डिजाइन्स और पैटर्न्स देखते हैं, और उस हिसाब से विद इन 6 वीक्स दे कैन चेंज देयर एंटायर इन्वेंट्री। सो क्या कैंटेबल का एक्चुअली ये ब्रांड्स कंपटीशन है? डज कैंटेबल सी दीज ब्रांड्स एज देयर रियल कंपटीशन, ये जो ब्रांड्स है? वैसे तो जो प्राइस पॉइंट पे कंपटीशन है हमारा भी, तो हम अपने प्रोडक्ट में हम भी चीज़ें टाइमली चेंजेस करना वो सारा रखते हैं, ताकि प्रोडक्ट अपग्रेड रहे, कस्टमर को लेटेस्ट फैशन और प्रोडक्ट मिलता रहे। तो हम भी इसमें पर जैसे और दूसरे कॉम्पिटिटिव ब्रांड कर रहे हैं, कैंटाबिल भी वैसे ही प्रोडक्ट को फ्रेश प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी अपने स्टोर्स पर प्रोवाइड करें। ठीक है सर, जैसे अगर कोई लेट्स से आपने एक शर्ट्स की वैरायटी इंट्रोड्यूस की जो अभी ट्रेंड में है, एंड 6 महीने बाद वो एकदम आउट ऑफ ट्रेंड हो गया, तो वो उस इन्वेंट्री को कैसे हैंडल करते हैं आप? कैंटाबिल बहुत हाई अल्ट्रा फैशन गारमेंट नहीं बनाता। कैंटाबिल बेसिक फैब्रिक के ऊपर, कलर के ऊपर, बेसिक फैशन पे प्ले करता है।
तो इसलिए हमारी इन्वेंट्री ज़्यादा डेड नहीं होती। ठीक है। जो बहुत हाई फैशन गारमेंट बनाते हैं उस ब्रांड में ज़्यादा डेड एंड का चक्कर रहता है। तो हमारा जब एंड सीजन सेल लगती है तो उसमें वो स्टॉक क्लियर हो जाता है और उसके बाद फिर फैक्ट्री आउटलेट में क्लियर हो जाता है या ऑनलाइन में, तो इस तरह से चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। सर कितना आपकी अगर 100% इन्वेंट्री है उसमें से कितना एकदम एमआरपी पे बिकता है एंड कितना आप डिस्काउंटेड प्राइसेस में बेचते हो, क्या रेशियो रहती है? वैसे क्या है कि कुछ भी गारमेंट के अंदर कुछ ना कुछ हर ब्रांड में स्कीम लगी रहती है। जैसे जब फ्रेश का लगता है तो हमारा क्या होता है कि 20% हम डिस्काउंट दे रहे हैं, बाय टू गेट वन दे रहे हैं। जब सेल पीरियड आता है तो हम उसके साथ बाय टू गेट फाइव, बाय टू गेट टू, इस तरह से अलग अलग टाइम में अलग अलग डिस्काउंट होता है। तो उस तरह से हम एक एवरेज आउट देखते हैं कि मेरा साल में टोटल जो मार्जिन है वो फिक्स रहे, वो कम ना हो। जैसे मेरा साल में एवरेज डिस्काउंट 55% जाता है तो उसको हम मेंटेन रखते हैं कि फ्रेश सीजन ऑफ सीजन दोनों मिला के वो साल में 55 से ऊपर डिस्काउंट पास हो ना हो। सर जैसे इंस्टाग्राम का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत लोग फोकस कर रहे हैं एंड जैसे अभी कुछ जिन्होंने कोविड में इन्फ्लुएंसिंग स्टार्ट की वो लोग हैं जिन्होंने अपना ब्रांड बना लिया, बहुत सारे फॉलोअर्स गेन कर लिए एंड वो अब अपना ब्रांड लेट्स से आउटफिट का ब्रांड खोल लिया। जैसे विष्णु कौशल एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है एंड उसने टीच बाय विष्णु किया है और ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं। तो काउंटेबल कैसे इनको टारगेट करने का, कैसे इनसे कम्पीट करने का प्लान कर रहे हैं? अभी हमारा इन्फ्लुएंसर्स के अगर किसी का कोई ब्रांड है तो उससे कोई खास कंपटीशन नहीं है। और वैसे सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर्स को हम भी मतलब करते हैं यूज कि वो कैंटेबल गारमेंट्स के बारे में स्टोर विजिट करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में हाईलाइट करते हैं। So let's talk about financials of the company now. कितने सारे competitors हैं आपके? Shoppers Stop, Aditya Birla Group. But when I look at the financials, Cantabile is the only company जिसके operating margins 30% के around है. So what is the secret behind these high margins? Everyone would like to know. उसके अंदर क्या है कि एक तो कैंटाबिल की अपनी मैन्युफैक्चरिंग है ज़्यादातर, क्योंकि 1/3 प्रोडक्शन कैंटाबिल का इन हाउस है और 1/3 जो हम डेडिकेटेड उनसे हैं वो भी इक्वली अपनी मैन्युफैक्चरिंग है। और 1/3 हम सिर्फ टी शर्ट और विंटर वियर और एसेसरीज ही सोर्स करते हैं। एक तो मैन्युफैक्चरिंग की वजह से हमारे मार्जिन है। दूसरा हमारा जो स्टोर है वो 75% कंपनी ऑपरेटेड है और 25% फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड है। जबकि और कंपनी में इसका रिवर्स है, वो ज़्यादातर स्टोर फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड खोलते हैं और अपना कम खोलते हैं। तो उस वजह से भी जो फ्रेंचाइजी को मार्जिन देते हैं वो कंपनी का सेव हो जाता है। कैंटाबिल डेट फ्री कंपनी है तो उस वजह से उसके इंटरेस्ट की भी सेविंग हो जाती है और कंपनी की नेगोशिएशन स्किल भी ज़्यादा हो जाती है ड्यू टू मतलब पेमेंट पोजीशन। तो इस तरह से हर स्टेप पर चाहे वो रेंट की नेगोशिएशंस हैं वो भी हम डायरेक्टली करते हैं और बाइंग में भी ज़्यादा वो रखते हैं। तो उन सभी चीज़ों को मिला के कैंटाबिल के मार्जिन ठीक है। सर जैसे अगर मैं आपके जब फाइनेंशियल देख रही थी, जैसे कुछ इंडस्ट्रीज में क्या होता है, लेट्स से कंस्ट्रक्शन है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनको Q2 यूजुअली स्लो होता है क्योंकि मॉनसून में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इतनी नहीं होती है। तो मैं समझ रही हूँ कि आपका दिसंबर वाला तो हाईएस्ट परफॉर्मिंग क्वार्टर रहता होगा क्योंकि फेस्टिव सीजन आ जाता है। बट जून क्वार्टर एज अ होल आपका स्लो रहता है, इसके पीछे कोई रीजन है या इन जनरल ये पैटर्न है? जैसे क्या है कि मार्च तो जो गर्मी का फ्रेश का जो मंथ है मार्च, वो तो लास्ट ईयर में चला जाता हाँ है। जी। हमारे को फ्रेश पीरियड मिलता है अप्रैल मई जून। वो फ्रेश पीरियड होने के कारण फ्रेश में सेलें कम होती हैं। ठीक है। वैसे तो ठीक होती है लेकिन सेल पीरियड की ज़्यादा होती है। सेकंड क्वार्टर में सेल आ जाती है ठीक है। जुलाई अगस्त सितंबर में, तो तब हमारे वॉल्यूम बढ़ जाते हैं। ठीक है। फिर आज मैं बात करूं तो मेरी जो सेल है वो 40% समर में होती है और 60% विंटर में होती है। पहले 6 महीने की सेल है वो 40% होगी, तो आगे ये मान के चलो कि 50% सेलें
इंक्रीज हो जाती है विंटर में ठीक है। ड्यू टू हाई वैल्यू प्रोडक्ट के कारण। हम्म, तो इसलिए फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में एक तो फ्रेश होता है हम्म, और दूसरा हाई वैल्यू गारमेंट बिकती है, उसके अंदर जैसे स्वेटर्स हैं, जैकेट्स हैं, सूट हैं, तो उसकी वजह से टिकट वैल्यू ज़्यादा बनती है। तो उस वजह से भी विंटर की फिर थर्ड क्वार्टर की सेल अच्छी होती है और फोर्थ क्वार्टर में फिर सेल आ जाती है, तो विंटर की सेल में फिर सेल में भी सेल ज़्यादा होती है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा सेल फोर्थ क्वार्टर में होती है, फिर थर्ड क्वार्टर में होती है, फिर सेकंड क्वार्टर में होती है, सबसे कम फर्स्ट क्वार्टर में। अच्छा सर, अभी जब सिंस हम फाइनेंशियल्स की बात कर रहे हैं, आपकी कंपनी डेट फ्री है, आपका रेवेन्यू एकदम अच्छा है, मार्जिन्स आर गुड, तो हम एफआईएस क्यों आ रहे हैं? एफआई से अभी क्या है कि हमारा, अगर मैं राउंड द ईयर सीजन में यूज फंड की बात देखूं तो मेरा 25 करोड़ के आसपास फंड यूज होता था राउंड द ईयर। ऐसे नहीं कि वर्किंग कैपिटल, बिल्कुल ये फंड मतलब वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल में ठीक है। 25 करोड़ रुपए हम बैंक की लिमिट में से यूज ऑन एन एवरेज 12 महीने में कर लेते थे। एक तो मेरे को वो इंटरेस्ट की सेविंग हो जाएगी, ठीक है। और जो मेरे को 50 करोड़ रुपए का मैंने एफपीओ किया है अभी, ठीक है। तो एक वो अच्छा इन्वेस्टर भी है, कंपनी के साथ एक अच्छा नाम जुड़ता है, एक अच्छे इन्वेस्टर से। तो उसके पास हमारे पास जो एक्स्ट्रा थोड़े फंड आए हैं, तो उससे हम सीडी वगैरह में भी और अच्छे से नेगोशिएट कर लेंगे, उससे भी कंपनी के मार्जिन अगले फाइनेंशियल ईयर में और इंक्रीज होंगे। सर एक क्वेश्चन था, मी बीइंग अ वुमन, सिंस कैंटेबल सारी सेगमेंट्स में ऑपरेट करता है, मी बीइंग अ वुमन मैंने बहुत डिफिकल्टीज फेस की हैं टू बाय वुमेन फॉर्मल वेयर। अभी भी इंडिया में बहुत कम ब्रांड्स हैं जो इंडियन फॉर्मल वेयर को कैटर करते हैं, एंड आपका भी 83% रेवेन्यू, 83-84% के रेवेन्यू मेंस वेयर से आता है। सो आर यू लुकिंग टू एक्सपैंड इनटू वुमेन्स फॉर्मल वेयर? वैसे तो हमने स्टार्टिंग ही वुमेन वेयर की फॉर्मल वेयर से की थी, क्योंकि हमारा फॉर्मल वेयर काफ़ी वुमेन में बिकता है। और बाद में हमने उसके बाद जब हमारा कस्टमर फॉर्मल का था तो हमने कैजुअल वेयर, एथनिक वेयर को डाला है। तो अभी हमारी रेंज जो है पिछले 1.5-2 साल में काफ़ी हमने वुमेन और किड्स के अंदर बढ़ाई है। तो अब कैंटाबिल में आपको प्रॉब्लम नहीं मिलेगी, आपको कोई भी फॉर्मल वेयर चाहिए, चाहे मेंस शर्ट है, फॉर्मल ट्राउजर हैं, जैगिंग्स हैं और डेनिम है और सूट है, फॉर्मल सूट है। So I तो can सब go to कुछ Canterville. हाँ, बिल्कुल ट्राई फॉर्मल कर लेने सकते के लिए हैं। Canterville जा सकते क्वालिटी वाइज और फिट वाइज कैंटाबिल बहुत अच्छा है। ओके सर, सस्टेनेबिलिटी, आजकल सस्टेनेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट बहुत चल गया है। अगर मैं आपको एक फैक्ट बताऊं, एक जीन बनाने के लिए, एक पेयर ऑफ जीन्स बनाने के लिए 1500 गैलन्स ऑफ वाटर लगता है, विच इज इक्वल टू 5000 लीटर्स ऑफ वाटर। एंड जैसे कि ये आपने अगर लोकल ब्रांड सुने होंगे, फैशन फैक्ट्री एंड ब्रांड फैक्ट्री, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कि आप अपने पुराने कपड़े लेके आओ और हमसे नए कपड़े ले जाओ, पुराने कपड़ों का कुछ कॉस्ट देंगे। तो गोइंग फॉरवर्ड क्या कैंटरबिल का कुछ ऐसा विजन है सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाने के लिए? सस्टेनेबिलिटी की तरफ हमारा भी डेनिम में नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिनमें पानी का यूज काफ़ी कम होता है, तो उनके ऊपर कैंटाबिल भी काम कर रहा है। और जैसे हमारा जो, अगर बहादुर प्लांट की हम बात करें तो सारा हमारा एसटीपी प्लांट लगा हुआ है, सारा उसमें अगर मैं बॉयलर की बात करूँ तो सारा बॉयलर्स में भी हमने गैस से बॉयलर्स ऑपरेट करते हैं, तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें हमने कवर की हुई है उसमें। ठीक है सर, एक क्वेश्चन जो अभी मेरे दिमाग में आया, इन्वेंट्री का इंश्योरेंस कैसा रहता है इस इंडस्ट्री में? हमारी हर चीज़ इंश्योर्ड है, चाहे वो कंपनी की कोई भी चीज़ है, चाहे स्टॉक है, चाहे वो बिल्डिंग है, शोरूम है, गाड़ी है, मशीनरीज हैं, इन ट्रांजिट इंश्योरेंस है, हर चीज़ 100% इंश्योर्ड है। क्या कॉस्ट रहती है सर इंश्योरेंस की? कितनी परसेंटेज होगी आपकी रेवेन्यू की? ज़्यादा रहती है क्या? इतनी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन एम्प्लॉयज़ के भी इंश्योरेंस है, उससे मिला के। कैंटाबिल को लेके आपकी विजन क्या है? कैसे आप, क्या आप उसको इंटरनेशनली ग्रो होते हुए देखना चाहते हैं? क्या विजन आपकी अल्टीमेटली? एंड इस साल इन्वेस्टर्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स? अभी वैसे तो कैंटाबिल इंटरनेशनली हम, ऐसा नहीं है कि नहीं जाएंगे, हम
जाना चाहते हैं, लेकिन अब अगर अपॉर्चुनिटी आई तो हम जरूर जाएंगे, अदरवाइज अभी इंडिया के ऊपर पहले हमारा ज़्यादा फोकस है। और वैसे रिजल्ट्स के बारे में हम ज़्यादा तो कोई बात नहीं कर सकते उसके ऊपर, रिजल्ट्स के ऊपर, लेकिन हमारा ये साल भी वैसे ग्रोथ के साथ चल रहा है और सेम ग्रोथ हम मेंटेन रखेंगे, और प्रॉफिट्स वगैरह भी कंपनी के ठीक है। और जो अभी तक की हमारा चल रहा है पिछले 3 क्वार्टर का रहा है, 4th क्वार्टर में लगभग वैसे रहेगा। नेक्स्ट फाइनेंशियल में मुझे लगता है कि कंपनी की सेम स्टोर ग्रोथ भी आएगी और कंपनी और बेटर करेगी, और हमने जो इस साल स्टोर खोले हैं उसको भी पूरे 12 महीने की सेल मिलेगी। तो इस तरह नेक्स्ट फाइनेंशियल में हम 750 करोड़ की सेल की एक्सपेक्टेड है जो कर रहे हैं। तो मार्जिन भी जो हमारा बेट है उसको 12% के करीब हम मेंटेन रखेंगे, और अगले फाइनेंशियल ईयर में भी हमारा जो टारगेट है वो 900 करोड़ के आसपास है। तो अगले 2.5 साल के अंदर हम 1,000 करोड़ की सेल का टारगेट अपना अचीव कर लेंगे, और हमारा जो प्रॉफिट का जो बेट है वो भी 12-13% हम मेंटेन करके चलेंगे। सर ये जो 1000 करोड़ की आपने फिगर दी, ये आप फिजिकल स्टोर से ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं या आप अपना चैनल जो रेवेन्यू चैनल्स है उसको नहीं, और और इसके एक्सपैंड अंदर सभी तरह की सेलें इंक्लूड है इसमें, चाहे वो ऑनलाइन सेल है चाहे ऑफलाइन सेल है, दोनों सेल्स मिला के ही। ठीक है सर, एक लास्ट क्वेश्चन। आजकल के हमारे एवरीवन इज गोइंग इनटू एंटरप्रेन्योरशिप एंड आप 23 ईयर से इस इंडस्ट्री में हो, और आपने आईपीओ के बाद आईपीओ आपने 2010 में लॉन्च किया, फिर आपने 2013 में थोड़ा आपकी कंपनी हिट हुई एंड उससे आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी, फिर आप एकदम से बाउंस बैक किए और आपने इतने सारे स्टोर्स खोले, आज कंपनी 500-550 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है। तो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए व्हाट लेसन डू यू हैव फॉर देम? आप अपने तो एक्सपीरियंस क्या है, मेरी ये सोच है जीवन में कोई भी बिजनेस खराब नहीं है, कोई भी बिजनेस इतना छोटा नहीं होता। आपको जहाँ भी स्कोप है आप उस काम को स्टार्ट करो। जब आप पूरी मेहनत से और लगन से किसी भी काम को करते हैं तो उतार चढ़ाव जरूर आते हैं, लेकिन आपको कुछ टाइम बाद सक्सेस मिलेगी। हर इंडस्ट्री का फेज है, वो मंदे के टाइम भी होगा, तेजी के टाइम भी होगा, आप किस टाइम एंटर किए हैं वो टाइम की भी बात है, लेकिन अगर आप किसी भी काम में लगे रहेंगे तो अल्टीमेटली आप सक्सेस हो जाएंगे। मेन चीज़ यही है कि आपको अपने काम पे फोकस रखना है, मेहनत से लगे रहना है, और ईमानदारी से अपना काम करोगे तो कोई भी जीवन में ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं एकदम यहीं से स्टार्ट किया, बहुत मैंने स्ट्रगल किया, छोटे लेवल से काम स्टार्ट किया, लेकिन मैं लगा रहा, किसी भी चीज़ से मैं घबराया नहीं। अगर कोई चीज़ जीवन में प्रॉब्लम आई है तो उसको फेस किया, मैं सरेंडर नहीं किया, फेस किया उसको। मैंने हमेशा ये रहा, कोई बात नहीं, ये तो चलता है, हो जाएगा। सर एक लास्ट क्वेश्चन, कैंटरविल के पीछे स्टोरी क्या है? क्योंकि नेम बिल्कुल इंडियन साउंड नहीं करता है एंड अगर हम सोचे तो ऐसा लगता है इंटरनेशनल ब्रांड है, तो कैंटरविल ही क्यों नेम? ये जब मैं कुछ गारमेंट का स्टार्ट करने की सोच रहा था तो उस टाइम मेरे दिमाग में ये था कि मैं कोई ऐसा नाम रखूं जिसका एक इंटरनेशनल लुक हो, और उस वजह से मेरे दिमाग में ये था। तो मैं जस्ट वैसे ही एक डिक्शनरी थी उसको देख रहा था, और कई बार चीज़ें अपने आप ही जीवन में घट जाती हैं, आदमी के सोचने से नहीं होती। हाँ जी, हाँ जी। वो डिक्शनरी का पेज वैसे ही इटालियन पेज खुला, और मैंने उसको जब रीड किया तो जो कैंटरविल वर्ड था, इसका प्रोनाउंसिएशन मेरे को अच्छा लगा और इसका मीनिंग भी ठीक था, गाने योग्य। हाँ तो जी। फिर मैंने इसको चूज किया और इसको Very स्टार्टिंग किया। interesting, sir. Very inspiring. Thank you for joining us today, Thank you. sir. Thank It was a very insightful session. Thanks a lot.